हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज आपके साथ इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा गुप्त साम्राज्य। तो पिट का जो सिलेबस है, पिट के सिलेबस में दो शासकों के गुप्त साम्राज्य के दो शासकों को दिया गया है। पहला तो समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए उनके बारे में जानकारी साझा करें आपके साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए बात करें गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? तो मौर्य साम्राज्य जो था मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद लगभग 500 वर्षों तक किसी भी शक्तिशाली साम्राज्य जो था उसका उदय नहीं हुआ। इसके बाद ही गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। तो गुप्त साम्राज्य किसके बाद? तो मौर्य साम्राज्य के बाद। इसके बीच में जैसे कुषाण वंश था, सातवाहन वंश था, इनका उदय हुआ, लेकिन ये उतने सर्वशक्तिशाली नहीं थे। इनके बाद जो था गुप्त साम्राज्य, ये क्या था? सर्वशक्तिशाली था। आइए चर्चा करें गुप्त साम्राज्य की। तो अब इनकी उत्पत्ति मिलती कैसे है? तो प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है, जो प्रयाग प्रशस्ति है इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय का। तो समुद्रगुप्त की दिग्विजय का पता कहाँ से मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति से। आगे अगर बढ़ें, भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है किसकी? स्कंदगुप्त द्वारा हूणों के पराजय की। तो स्कंद जो गुप्त था, उनके द्वारा हूणों के पराजय की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से। अगर बात करें जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, तो जूनागढ़ जो अभिलेख है इससे हमें पता चलता है स्कंदगुप्त के सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का। तो स्कंदगुप्त के जो सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का पता कहाँ से चलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से। अगर बात करें स्कंदगुप्त द्वारा हूणों के पराजय की, तो हूणों के पराजय की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से। और प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ें, अब इनके शासक देख लें। शासक सबसे पहले कौन है? श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की या गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद घटोत्कच इनका पुत्र। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम, इनके बाद स्कंदगुप्त। अब अगर बात करें आप इसको कैसे याद रखेंगे, बात करें अगर आप मान लीजिए श्री नाम का एक लड़का था जो कि रोज कहाँ जाता था? घाटों पर जाता था, रोज जाता था। एक दिन वह गया और क्या देखा? चंद्र को देखा। कहाँ देखा? तो समुद्र में। घाट कहाँ बने होते हैं? तो समुद्र के ही पास बने होते हैं। तो घाटों पर गया और घाटों पर वह चंद्र को देखा, और देखा कहाँ? समुद्र में। समुद्र में देखा। फिर उसने एक बार उस समुद्र में देखा तो उसने चंद्र 2 बार देखा। जब उसने समुद्र में फिर से देखा तो उसने चंद्र को कितनी बार देखा? चंद्र मतलब चंद्रमा से रिलेट कर लीजिए। चंद्रमा को कितनी बार देखा? 2 बार देखा। तो यहाँ तक आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि श्री नाम का एक लड़का था जो कहाँ जाया करता था? घाटों पर रोज जाया करता था। एक दिन उसने क्या किया कि उसने चंद्र देखा। चंद्र मतलब चंद्रमा को देखा, चंद्रगुप्त हो गया। चंद्र को देखा और कहाँ देखा? तो समुद्र में देखा। उसके बाद समुद्रगुप्त हो गया। समुद्रगुप्त फिर उसने देखा किसमें? समुद्र में फिर देखा। तो समुद्र में जब उसने फिर देखा तो उसे 2 चंद्र दिखे, 2 या द्वितीय, 2 चंद्र या 2 चंद्रमा। तो आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। श्री नाम का लड़का श्रीगुप्त, और घाटों पर जाया करता था तो घटोत्कच, और उसने चंद्र को देखा तो चंद्रगुप्त प्रथम। फिर कहाँ देखा था? तो समुद्र में देखा तो समुद्रगुप्त,
और फिर उसने एक बार और देखा तो उसे 2 चंद्र दिखे, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ तक आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके आगे आप कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। आइए आज आगे देखें। तो आगे क्या है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कहा जाता है स्वर्णकाल। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या जाता है, तो स्वर्णकाल भारतीय इतिहास का कहा जाता है गुप्त काल को, या कह सकते हैं आप स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को। गुप्त काल किसके सामंत थे, तो गुप्त काल किसके सामंत थे, तो कुषाण शासकों के सामंत। ये बीच में जो कुषाण वंश आए थे ये सब छोटे साम्राज्य थे, इतना सर्वशक्तिशाली ये नहीं थे। उसके बाद लगभग 500 वर्षों के बाद किसका, गुप्त साम्राज्य, मौर्य वंश के लगभग 500 वर्षों बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ जो शक्तिशाली था। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कहा जाता है क्या, स्वर्णकाल। गुप्त काल किसके सामंत थे, तो कुषाण शासकों के सामंत थे। आगे बढ़े अगर बात करें, गुप्त काल का संस्थापक, जो गुप्त काल का संस्थापक था वह कौन था, श्रीगुप्त था। गुप्त काल का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद इस वंश का अगला शासक घटोत्कच गुप्त था। तो श्रीगुप्त के बाद इस वंश का अगला शासक घटोत्कच गुप्त था। श्रीगुप्त तथा घटोत्कच गुप्त को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। तो किसका नहीं माना जाता, तो गुप्त वंश का इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। किसको, घटोत्कच और श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त और घटोत्कच ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो महाराज या महाराजा की उपाधि धारण की थी। किसने, आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको महाराज या महाराजा की उपाधि कौन धारण की थी, श्रीगुप्त और घटोत्कच। अब आगे अगर बात करें, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम। सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने विवाह किससे किया, तो लिच्छवी जो थी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। साम्राज्य विस्तार का यह सबसे बड़ा कारण था। इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। सबसे पहले महाराजाधिराज अर्थात राजाओं के महान राजा की उपाधि धारण करने वाला, तो सबसे पहले महाराजाधिराज अर्थात राजाओं के महान राजा की उपाधि धारण करने वाला कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। आगे अगर बात करें, गुप्त वंश में सर्वप्रथम रजत अर्थात चांदी की मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ करवाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे बढ़ें, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यरोहण की स्मृति में चलाया। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यरोहण की स्मृति या याद में क्या चलवाया, तो गुप्त संवत चलाया। यह कब, 319 या 20 ईस्वी में। आपको कहीं 319 या 20 ईस्वी आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यरोहण की स्मृति में या याद में क्या चलवाया, तो गुप्त संवत चलवाया। चंद्रगुप्त प्रथम पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम पुत्र किसका था, तो घटोत्कच गुप्त का। घटोत्कच गुप्त के बाद ही चंद्रगुप्त प्रथम, तो उसका पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजधानी बनाया था, तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश की दरबारी भाषा थी, जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश की दरबारी भाषा थी संस्कृत। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, तो गुप्त वंश से ही बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। आगे अगर बात करें, श्रीगुप्त का वर्णन मिलता है। जो श्रीगुप्त हैं इनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में। प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में। ये प्रभावती कौन थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी, प्रभावती थी। तो श्रीगुप्त का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो प्रभावती गुप्त के पूना स्थित जो ताम्रपत्र है अभिलेख में ही श्रीगुप्त का वर्णन मिलता है। आगे अगर बढ़े,
आगे क्या है, तो गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी, तो गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी, तो गुप्त वंश में ही गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी। गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो गुप्त काल में जो वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था तो गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु जो था गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त वंश में सोने की मुद्रा को कहा जाता था, तो दिनार जो था सोने की मुद्रा थी, उसे गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। और अगर बात करें कि सोने की मुद्रा, तो आप देख लिए गुप्त वंश में सोने की मुद्रा दिनार, चांदी की मुद्रा या सिक्के को रुपए या रुपयक कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। किस काल में, तो गुप्त वंश में या गुप्त साम्राज्य में सोने की मुद्रा या सोने के सिक्के को दिनार, चांदी की मुद्रा या सिक्कों को रुपए या रुपयक कहा जाता था, तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। आगे अगर बढ़ें, शतरंज का खेल प्रारंभ हुआ तो गुप्त वंश में, शतरंज का खेल प्रारंभ हुआ तो गुप्त वंश में शतरंज को चतुरंग कहा जाता था। गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के समय हुआ था, तो हूणों का आक्रमण किसके शासन में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था हूणों का आक्रमण। अगर अब बात करें एरण अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का वर्णन 510 ईस्वी में, तथा उस समय शासक कौन था, तो भानुगुप्त था। सती प्रथा का वर्णन हमें किस अभिलेख में मिलता है, तो एरण अभिलेख में हमें सती प्रथा का वर्णन मिलता है, और उस समय शासक कौन था, भानुगुप्त था। अब बात करें समुद्रगुप्त की, तो पिट के सिलेबस में समुद्रगुप्त है, तो इसको हम इसकी जानकारी प्राप्त करें। तो समुद्रगुप्त पुत्र था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ही समुद्रगुप्त आया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था, समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त खुद को कहता था लिच्छवी दौहित्र, तो समुद्रगुप्त खुद को कहता था, क्या कहता था, लिच्छवी दौहित्र अर्थात लिच्छवी का नाती। समुद्रगुप्त की नीतियां थी आक्रामक तथा विस्तारवादी थी, अतः यह अशोक के विपरीत था। आक्रामक तथा विस्तारवादी थी, अतः यह अशोक के विपरीत था। आगे बढ़ें, किस राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला दिया, तो जो किस राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला दिया, तो आर्यवत को जीतकर साम्राज्य में मिलाया। किसने मिलाया, तो समुद्रगुप्त ने। आर्यवर्त का मतलब उत्तर भारत। किन राज्यों को पराजित कर उनसे कर वसूलता रहा, तो दक्षिणावर्त अर्थात दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर उनसे कर वसूलता रहा। कौन, समुद्रगुप्त। B.A. स्मिथ, इनका फुल जो नेम है विंसेंट आर्थर स्मिथ। B.A. स्मिथ दिया रहे या विंसेंट आर्थर स्मिथ दिया रहे, किनका नाम है, तो B.A. स्मिथ का फुल नाम है। द्वारा समुद्रगुप्त को कहा गया, तो भारत का नेपोलियन कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, तो B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया। किस पुस्तक में है इसका वर्णन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में लिखा हुआ है। किसका नाम, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसने कहा, B.A. स्मिथ की जो पुस्तक है उसमें B.A. स्मिथ ने कहा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, और इसका वर्णन B.A. स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में है। आगे अगर बात करें, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध कर्ता का उपाधि धारण किया। किसने, समुद्रगुप्त ने। अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध कर्ता का उपाधि धारण किया। किसने, समुद्रगुप्त ने। ब्रिकमांग का उपाधि धारण किया था और इसे कविराज भी कहा जाता था। किसे, समुद्रगुप्त को विक्रमांग की उपाधि धारण किया और इसे कविराज भी कहा जाता है। किसे, समुद्रगुप्त को। अब अगर आगे बात करें, समुद्रगुप्त के समय में किस बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दिया गया था, तो कौन सा बौद्ध भिक्षु था, तो वसुबंधु को समुद्रगुप्त यानी गुप्त साम्राज्य में क्या संरक्षण दिया गया था। आगे अगर बात करें, आर्यवर्त में दिग्विजय तथा दक्षिण भारत में धर्म विजय का कार्य किया, तो आर्यवर्त में दिग्विजय तथा दक्षिण भारत में धर्म
विजय का कार्य किया किसने? समुद्रगुप्त। आर्यवर्त उत्तर भारत। श्रीलंका के जो शासक थे मेघवर्मन ने बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और अनुमति मांगी। तो क्या समुद्रगुप्त ने मंदिर बनवाने की अनुमति दे दी? किसको? श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को। कौन से मंदिर? तो बौद्ध गया में मंदिर बनवाने। कहाँ? बौद्ध गया में मंदिर बनवाने की। समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी कहाँ मिलती है? तो प्रयागी प्रशस्ति अभिलेख में, या इसे इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है। आगे अगर बात करें, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में किस शासक का वर्णन मिलता है? तो जहांगीर शासक का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में मिलता है। आगे अगर बात करें कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिशेन था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिशेन ने। हरिशेन कौन है? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। प्रयाग प्रशस्ति की शैली तथा भाषा है, तो इसकी शैली जो थी चंपू शैली। चंपू शैली का अर्थात गद्य या पद्य में, जो चंपू शैली है, या इसको क्या गद्य या पद्य में, तथा संस्कृत भाषा में। तो भाषा कौन थी? संस्कृत थी, और शैली चंपू शैली थी। अगर इस प्रयाग प्रशस्त की बात करें, जो प्रयाग प्रशस्त है, प्रयाग प्रशस्त हमने मौर्य साम्राज्य को आपके साथ डिस्कस किया था। तो मौर्य साम्राज्य में जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक ने जो एक कौशाम्बी अभिलेख था, कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख, कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख खुदवाया था। तो यही जो अभिलेख है, जो प्रयाग प्रशस्ति है, जब मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य में जो सम्राट अशोक ने, तो सम्राट अशोक ने एक स्तंभ लेख खुदवाया था, जो कालांतर में प्रयाग प्रशस्त के नाम से जाना जाता था। उस समय जो समय था, कालांतर में वत्स राज्य एक नाम का जो राज्य था, उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स राज्य का एक राज्य था जिसकी जो राजधानी थी कौशाम्बी थी। इसी कौशाम्बी में ही सम्राट अशोक ने क्या एक स्तंभ लेख खुदवाया, जो कौशाम्बी अभिलेख था। यही कालांतर में जो है प्रयाग प्रशस्ति, इसका प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना गया। और यही जो कौशाम्बी अभिलेख जो सम्राट अशोक के समय में खुदवाया गया था, इसमें किसका वर्णन? इनकी पत्नी, जो सम्राट अशोक की पत्नी कारुआकी थी, इनके दान का वर्णन है, और इनके पुत्र का भी वर्णन है। और इसी कौशाम्बी अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हमने किस में डिस्कस किया था? तो मौर्य साम्राज्य में, जो मौर्य साम्राज्य में हमने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा था, उसमें कौशाम्बी अभिलेख को डिस्कस किया गया था। तो यही है क्या? प्रयाग प्रशस्ति, जो कालांतर में जाना जाता है। आगे अगर अब बढ़ें, आगे है समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरितम, जो कृष्ण चरितम पुस्तक की रचना की, जिस कारण इसे कहा जाता है तो कविराज। तो इन्होंने रचना भी की, इसी कारण इन्हें कविराज के नाम से जाना जाता है। किसी? समुद्रगुप्त को। अब अगर बात करें समुद्रगुप्त को किस सिक्कों पर दिखाया गया, जो समुद्रगुप्त ने सिक्का चलाया था उस पर क्या दिखाया गया? तो बीड़ा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में। समुद्रगुप्त को जो चित्र था, तो बीड़ा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में सिक्कों पर। तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर दिखाया गया तो बीड़ा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था तो मयूर शैली का सिक्का। तो समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था तो मयूर शैली का सिक्का था। अगर आगे बात करें, समुद्रगुप्त के बाद शासक बना रामगुप्त। एक जो समुद्रगुप्त के बाद शासक बना था रामगुप्त, यह एक अयोग्य शासक था। यह एक अयोग्य शासक था। रामगुप्त की पत्नी कौन थी? देवी थी। देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई, जो देवी थी उनकी पत्नी, उन्होंने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ षड्यंत्र रचकर हत्या करवा दी। किसकी? खुद के पति रामगुप्त की। तो खुद के पति रामगुप्त की हत्या किसने करवाई? उनकी पत्नी ने, जो देवी थी। किसके साथ षड्यंत्र
षड्यंत्र रचकर तो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ षड्यंत्र रचकर हत्या करवा दी। और आगे बात करें तो इसकी जानकारी मिलती है तो विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में, विशाख दत्त की पुस्तक जो देवी चंद्रगुप्तम में इसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ जो समुद्रगुप्त का है टॉपिक ख़त्म होता है। कल की क्लास में जो अगली वीडियो होगी उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।